हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज आज के जो वोकैबुलरी है एंड स्पेशली जो वर्ड फॉर्मेशन या बोले तो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ेंगे और आपको ये समझ आएगा कि कैसे डिफिकल्ट या बोले तो मुश्किल वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है और कैसे उनका हमें मतलब समझना है। फाइन, तो साथ साथ चालू करते हैं। आज का तरीका क्या रखेंगे भाई, स्क्रीन में जहां यहां मैं रीड करूंगा तो स्क्रीन के उस तरफ आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है, जिससे हमारा एक सिंक बने और आप लोगों को ये समझ आए कि मैं एक्चुअली में क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में किस तरीके से सॉल्व करता हूं कि हर बार 90+% एक्यूरेसी के साथ मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होता है। फाइन। हाँ गाइस, आगे चलने से पहले एक और चीज, अगर आपको इंग्लिश में कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो मैंने अभी रिसेंट में एक सेशन करा था ऑन हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश। अगर वो आपने सेशन अभी तक नहीं देखा है तो सेशन जरूर देख लें, बिकॉज उसके बाद हो सकता है आपका इंग्लिश अटेम्प्ट करने का नजरिया ही बदल जाए और हो सकता है ये आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो। फाइन, चलो चालू करते हैं। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। The persisting upsurge of fuel prices across the country brings home the ruling government's lackadaisical attitude towards the problems that commoners encounter due to the hikes. Sorry guys, BME for my voice। आज तबीयत मेरा उतना सही नहीं है बट क्लास करना जरूरी है तो क्लास चालू करते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन द फेस ऑफ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट बाय द ऑपोजिशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड द ओनर्स ऑफ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऑन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये बोल रहे हैं कि जो परसिस्टिंग अपसर्ज है फ्यूल प्राइसेस में, अपसर्ज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। भाई फ्यूल प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, उसकी वजह से जो रूलिंग सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका लेकेडिस्टिकल एटीट्यूड, मतलब उसका जो ढीला ढाला एटीट्यूड है हमारी प्रॉब्लम्स को लेके, इसकी वजह से कॉमनर्स को हाइक्स को एनकाउंटर करना पड़ रहा है। मतलब इसकी वजह से कॉमनर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब भाई इस प्रॉब्लम की वजह से ऑपोजिशन जो है वो कंट्री वाइड पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है भाई, उसने पूरा का पूरा ओनस, मतलब पूरा का पूरा भार फ्यूल प्राइसेस का उठा के स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल दिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी वजह से फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्ट फॉर राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को छोड़ के, which have announced price reductions of INR 2.5 and INR 2 per liters of fuel respectively, no other state has responded yet। मतलब राजस्थान और आंध्र प्रदेश जिसने 2 रुपए और 2.5 रुपए फ्यूल के प्राइस में कम करे हैं, इनके अलावा किसी भी और स्टेट ने कुछ जवाब नहीं दिया है। ओके, आगे पढ़ो। Even then, petrol prices in state capitals are hovering between INR 81 and INR 83 and INR 85 to INR 107 per liter compared to nearly 110 per liter in Mumbai, which has highest value added tax VAT on auto fuel। ओके, ये बोल रहा है कि भाई पेट्रोल प्राइसेस कितने ज्यादा हैं। भाई ये बोल रहा है कि प्राइसेस किसके बीच में घूम रहे हैं? 81 से लेके 83 और 85 से लेके 107 के बीच में प्राइसेस घूम रहे हैं। और मुंबई में पूरे कंट्री में सबसे महंगा पेट्रोल है 110 रुपए। और ऐसा क्यों है? बिकॉज वहां पे हाईएस्ट वैल्यू एडेड टैक्स ये लोग ऑटो फ्यूल के ऊपर लगाते हैं। फाइन, आगे पढ़ते हैं। फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन इन 2010 एंड 2014 शुड हैव बीन मीनिंगफुल had consumer been able to gain when global prices fell, just as they have to bear the brunt when the prices spike। वो कह रहा है फ्यूल प्राइसेस का जो डीरेगुलेशन हुआ था 2010 और 2014 में, उनका एक मीनिंग तब आता, बस उसका मीनिंग तब आता जब कंज्यूमर को फायदा होता जब ग्लोबल प्राइसेस गिरते हैं, जैसे कि उनके ऊपर दबाव बढ़ता है जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं। भाई प्राइस डीरेगुलेशन का मतलब क्या है कि भाई सरकार अब प्राइसेस को रेगुलेट नहीं करेगी। भाई पूरे दुनिया में जैसा ग्लोबल प्राइसेस घूमते हैं वैसा भाई इंडिया का भी प्राइसेस होगा। आपको ही पता होगा कि पहले सरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सेट करते थे। अभी 2010 और 14 में डीरेगुलेशन हुआ और उसके बाद डेली पेट्रोल के प्राइसेस चेंज होने लगे। वही ये लोग यहाँ बोल रहे हैं कि भाई उसका मीनिंग कब आता? उसका मीनिंग तब आता कि जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भाई कंज्यूमर के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो वैसे ही जब प्राइसेस कम होते भाई कंज्यूमर के ऊपर से प्रेशर भी कम होना चाहिए था, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए थे। भाई इससे मुझे ना एक समोसे वाले की याद आती है। भाई 2007, 8 या 10 की बात है जब समोसा 2 रुपए का आता था। ठीक है,
उसके बाद आलू महंगे हुए, बेसन महंगा हुआ तो समोसा कर दिया 5 रुपए का, और महंगा हुआ तो भाई समोसा इन्होंने कर दिया 8 रुपए का। उसके बाद भाई बेसन का भाव भी कम हो गया, आलू का भाव भी कम हो गया, बट उसके बाद कभी समोसे का भाव 8 रुपए से कम नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि सरकार भी यही वाली स्कीम लागू कर रही है कि प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ा तो देते हैं, बट कम होने पे भाई दबाव कम नहीं कर रहे हैं, दाम कम नहीं कर रहे हैं, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। बट द रियलिटी इज अदरवाइज, भाई रियलिटी इसकी उल्टी है, और वो रियलिटी क्या है? A back of the envelope estimate is that the addition of excise duty and VAT nearly 50% of selling price, भाई एक्साइज ड्यूटी और वैट अराउंड 50% होता है सेलिंग प्राइस का, बता रहे हैं, एंड डीलर कमीशन एटलीस्ट 9% डीलर कमीशन होता है। कंज्यूमर्स एंड अप पेइंग डबल द प्राइस दैट अपस्ट्रीम ऑयल रिटेलर्स चार्ज फ्रॉम द डीलर्स। भाई मतलब जो ऑयल रिटेलर्स डीलर को पैसा लेते हैं, मतलब जो उनको प्राइस देते हैं, उसका डबल प्राइस कंज्यूमर पे करता है, बिकॉज उसको वैट देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है और डीलर कमीशन देना पड़ता है। तो अराउंड डबल से ज्यादा प्राइस हो जाता है उसका जब तक कंज्यूमर तक वो प्राइस पहुंचता है। ओके, आगे पढ़ो। While this huge burden of government taxes and duties make consumers pay through the nose when global oil prices rise, it also prevents them from leveraging the benefits when the prices are low. भाई इसकी वजह से क्या हो रहा है? भाई while this huge burden on government taxes and duties make consumer pay, भाई देखो ये जो huge burden है गवर्नमेंट टैक्सेस का और ड्यूटीज का, इसकी वजह से जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की नाक में से धुआं निकाल के, उनके अंदर से सारा फोर्स निकाल के भाई पैसा ले लिया जाता है। बट उसी के साथ जब भाई प्राइसेस कम होते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता, उनको बेनिफिट से प्रिवेंट करा जाता है। मतलब ऑथर यहाँ पे बार बार क्या बोल रहा है? भाई ऑथर का मुद्दा यही है कि भाई जब प्राइसेस कम होते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भाई हमारे ऊपर और ज्यादा दामों का प्रेशर बनाया जाता है, प्राइसेस और ज्यादा आगे बढ़ा दिए जाते हैं। ओके, यहां तक समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, चलो। It is unlikely that government will be willing to sacrifice these easy revenues, especially in the wake of 2024 general election. अब ये बोल रहे हैं कि भाई ऑथर को ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट विलिंग होगी इन इजी रेवेन्यूज पे, ये जो कंज्यूमर पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर रेवेन्यूज देते हैं, इसको ऑथर बोल रहा है इजी रेवेन्यू। भाई ऑथर यहाँ बोलता है कि इसको नहीं लगता कि सरकार इन इजी रेवेन्यूज को छोड़ने वाली है, वो भी तब जब 2024 के जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। ऑन द वन हैंड, with the depreciating rupee, its oil import bills are burgeoning, and on the other hand, its tax revenues have not been settled fully, as goods and service tax (GST) is still a work in progress. भाई आप लोगों ने भी सुना होगा कि आजकल न्यूज चल रहा था कि हो सकता है डीजल पेट्रोल मतलब फ्यूल को भी जीएसटी में ले आए, बट अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको लगता है कि सरकार अनविलिंग होगी इजी रेवेन्यूज को सेक्रीफाइस करने के लिए। आगे रीजन बता रहा है, ऑन द वन हैंड डेप्रिशिएटिंग हो रहा है रुपी, भाई जो रुपी की वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल है वो बर्जियोनिंग मतलब बड़ा होता जा रहा है, दिन बर दिन बड़ा होता जा रहा है जो बिल। भाई रुपए के प्राइस डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपए का प्राइस कम हो रहा है, तो हमें डॉलर के मुकाबले और बड़ा बिल पे करना पड़ता है। और दूसरा रीजन ऑन द अदर हैंड क्या है, टैक्स रेवेन्यू जो है हमारे वो भी जीएसटी में अभी फुल्ली पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं, तो जीएसटी में नहीं आया, तो इस वजह से भाई कंज्यूमर को कोई भी मुनाफा कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। आगे पढ़ो। एट दिस जंक्शन स्लैशिंग डाउन ड्यूटीज टैक्सेस विल मीन फिस्कल एडजस्टमेंट बाय फोरगोइंग सम ऑफ इट्स पेट वेलफेयर स्कीम। अब ये बोल रहा है कि अगर इस टाइम पे ड्यूटीज और टैक्सेस को कम कर देंगे तो जो इनकी पेट वेलफेयर स्कीम है, मतलब जो कुछ स्कीम्स होती है सरकार की जो वेलफेयर में वो लोग चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनधन योजना जो चलाया था इन्होंने, या पीएम आवास योजना या पीएम स्वनिधि योजना, जो ऐसे वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो बोल रहा है भाई ऑथर बोल रहा है कि फिर सरकार को ये सारे वेलफेयर स्कीम्स बंद करने पड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसी वेलफेयर स्कीम्स को कभी भी बंद करना नहीं चाहेगी, बिकॉज हो ना हो ये उनके वोट बैंक में बहुत बड़ा काम करता है। आगे पढ़ो। मेनी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गवर्नड स्टेट्स which have waived off farm loans as populist policy can barely reduce VAT as the waiver has to be supplemented by revenue from elsewhere। भाई जो अभी हम बात कर रहे थे वही ऑथर अगेन बोल रहा है कि भाई बीजेपी शासित राज्यों में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने फार्म लोन्स को वेव कर दिया है एज अ पॉपुलिस्ट पॉलिसी, मतलब पॉपुलिस्ट मतलब वोट बैंक के लिए उन्होंने फार्म लोन्स को वेव कर दिया है। अब जो वेव ऑफ करा है भाई फार्म लोन्स को, जो पैसा उन्होंने छोड़ा है उस पैसे को वो कहीं से तो भुगतान करेंगे ना, तो इसीलिए भाई वो रेवेन्यू उनको कहीं और से लेना पड़ेगा
और वो कहां से लेते हैं, वो लेते हैं ये इजी रेवेन्यूज ऑन पेट्रोल एंड डीजल। समझ आ गया भाई, एक सीक्वेंस बनते हुए चल रहा है ना, ऐसे ही सीक्वेंस बना के आगे भी बढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ो। इन इंडिया फ्यूल इज प्राइस्ड एज इफ इट एंड नॉट क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड। भाई इंडिया में ऐसा बोल रहा है कि भाई इंडिया में तो ऐसे ये लोग बिहेव करते हैं कि भाई जैसे कि फ्यूल इंपोर्ट होता है ना कि क्रूड ऑयल। मतलब यहां से क्या समझ आया कि भाई क्रूड ऑयल इंपोर्टेड है, फ्यूल इंपोर्टेड नहीं है। दो इन रियलिटी इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल विद द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ दिस इन 2017-18 being almost 32 times the import of the value this। भाई ये बोल रहा है जबकि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर है, मतलब इंडिया बाहर भेजता है फ्यूल को, भाई टोटल भेजने की वैल्यू है इतनी और लेने की वैल्यू इतनी है। मतलब अगर इंडिया x रुपीस का इंपोर्ट करता है फ्यूल तो 32x 32 गुना बाहर भेजता है। मतलब इंडिया ऑलमोस्ट ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है, ना कि बाहर से फ्यूल मंगाया जाता है। तो भाई ये ऐसा बोल रहा है ऑथर कि भाई इंडिया तो ऐसे बिहेव करता है कि भाई हम फ्यूल के लिए एक नेट इंपोर्टर है, ना कि क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थैंक्स टू द एक्सपेंशन इन रिफाइनरी कैपेसिटी, हमारी रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ रही है तो हम एक नेट एक्सपोर्टर की तरह उभर कर आए हैं। आगे पढ़ो। बट प्रिमाइज्ड ऑन द मिसप्लेस्ड assumption द कैलकुलेशन ऑफ रिफाइनरी गेट प्राइस RGP and hence losses profits of oil manufacturing companies refiners assign higher weightage to the import parity price of fuel। मतलब ये बोल रहा है कि भाई ये एक मिसकंसेप्शन चल रहा है, एक मिसप्लेस अजम्पशन चल रहा है इंडिया में, और इसकी वजह से जो कैलकुलेशन है इसको बोला जाता है रिफाइंड गेट प्राइस RGP। इसमें क्या होता है कि भाई जो हायर वेटेज दे रहा है, असाइन कर रहा है हायर वेटेज ये लोग, इसको इंपोर्ट प्राइस ऑफ फ्यूल, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, उसको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है एज अगेंस्ट टू एक्सपोर्ट। इन्होंने क्या करा, एक्चुअली हुआ क्या होगा, RGP करके कोई कैलकुलेशन होता है, उसमें कुछ इंपोर्ट होगा कुछ एक्सपोर्ट होगा। तो इन्होंने क्या करा, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट को मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल मानो 0.5 से, और यहाँ पे इंपोर्ट को मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने 20 से। तो अगर ये 32 टाइम्स भी होता तो 32 टाइम्स इंटू 0.5 कितना हो गया 16, वही इंपोर्ट कितना हो गया 20, तो 20 माइनस 16, तो इंडिया यहाँ पे ओवरऑल एक इंपोर्टर बन गया, जबकि एक्चुअली में इंडिया एक एक्सपोर्टर है। तो इस कैलकुलेशन में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से जो हमारा अजम्पशन है वो पूरा गलत हो जाता है, ऐसा ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। दिस इन टर्न इंप्लाइज दैट व्हेनेवर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस राइजेस, इससे जब भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चर इंडिया में मेक अ विंडफॉल गेन, उनको इंडिया में एक बहुत बड़ा गेन होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑयल प्राइसेस बढ़े और हम क्या मानते हैं कि इंडिया एक इंपोर्टर है, तो ऑयल प्राइस ग्लोबली बढ़े तो इंडिया वाले अपना भी रेट बढ़ा देते हैं, जबकि वो तो इंडिया में ही बना रहे हैं ना, ऑयल को इंडिया में ही फ्यूल बना रहे हैं, तो इससे उनको एक विंडफॉल प्रॉफिट होता है। Concurrently, consumers end up paying a very high price, obviously equivalent to what they would have paid had India been importing fuel instead of crude oil। वो कह रहा है कि भाई कंज्यूमर बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे करते हैं, वो कब होता भाई, ये इक्विवेलेंट प्राइस पे करते हैं कि अगर इंडिया फ्यूल को भी बाहर से इंपोर्ट कर रहा होता, ना कि क्रूड ऑयल को। मतलब उतना प्राइस ये लोग पे कर रहे हैं कि अगर एक्चुअली में फ्यूल को बाहर से इंपोर्ट करते तो उतना जितना प्राइस देना पड़ता उतना अभी एक्चुअली में इंडिया में एक्सपोर्ट करते टाइम भी यहाँ का कंज्यूमर पे कर रहा है, ऐसा ऑथर बता रहा है। आगे पढ़ो। दस द नोशनल लॉसेस ब्रैकेट में प्रॉफिट्स कॉमनली नोन एज अंडर ओवर रिकवरी आर ओवर अंडर एस्टिमेशंस ऑफ एक्चुअल लॉसेस प्रॉफिट्स दो फ्रीक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली विद द लेटर। वो कह रहा है, मतलब आखिरी लाइन में क्या बोल रहा है कि दिखाया जाता है कि लॉस हो रहा है बट एक्चुअली में हो प्रॉफिट रहा है, और ये बोलते हैं कि ये लोग अंडर रिकवरी है बट ये लोग अपने मुनाफे के ऊपर भी पैसा बना रहे हैं, ओवर रिकवरी के काम हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ऑथर बार बार पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। फाइन, अब आखिरी पेज है हमारा, आखिरी 4-5 लाइन से इसको ही पढ़ लेते हैं, फिर हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो रीड करते हैं। फ्यूल प्राइसिंग इन दिस कंट्री इज मोर अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देन अ इकोनॉमिकल एक्सरसाइज। भाई ऑब्वियस है कि भाई जो फ्यूल प्राइसेस है इसको इन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है, ना कि इकोनॉमिकल इशू है ये। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी की जो सरकार है, वंस assumed a business friendly stance of deregulating diesel prices in 2014, just after coming to power is now seeking windfall taxation on oil producing companies profits to keep its fiscal math right for the forthcoming elections। भाई ये लोग बोल रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है वो पहले बिजनेस फ्रेंडली चीजें ले रही थी, उसने पहले क्या सोचा था कि भाई डीरेगुलेट करेंगे डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को 2014 में, बट पावर में आने के जस्ट बाद उन्होंने विंडफॉल टैक्सेशन, बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगाने चालू कर दिए हैं,
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर, और इस पूरी प्रोसेस की वजह से डीजल पेट्रोल और ज्यादा महंगा हो गया है। ओके, आगे पढ़ो। एनी प्रॉफिट अबव $70 पर बैरल विल बी टैक्स। $70 पर बैरल के ऊपर टैक्स लगेगा कंपनियों के ऊपर। दो इट इज नॉट क्लियर हाउ द गवर्नमेंट हैज अराइव्ड एट दिस बेंचमार्क फिगर। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में सरकार इस $70 वाले फिगर पर ही कैसे पहुंची। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। आखिरी सेंटेंस आई थिंक there is an emerging discontent within the petroleum industry that profit taxation will be prohibitive and will result in a squeeze on the capital investment, both domestic and foreign, much needed by the oil exploration industry। भाई ये बोल रहा है कि जो पूरी की पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इसमें ये पूरा डिसकंटेंट, लोग बहुत नाखुश हैं वहां पे, और ये लोग बोल रहे हैं कि इस टैक्स को प्रोहिबिट करना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, मतलब जितना भी पैसा आता है इस ऑयल इंडस्ट्री में, वो स्क्वीज हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा, और इसकी वजह से भाई और ज्यादा महंगी हो सकती हैं चीजें। फाइनली लास्ट सेंटेंस है, ट्रैप्ड इन दिस फ्यूल फियास्को इंडिया रिमाइंड्स वन ऑफ द पेलिकन्स कॉट इन द गल्फ ऑयल स्पिल। भाई अब फाइनली ऑथर को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया एक पेलिकन की तरह हो गया है। पेलिकन एक आप मान के चलो सी हॉर्स की तरह होता है, या उसको क्या बोलते हैं, एकदम से याद नहीं आ रहा मुझे, एक वो पानी में रहने वाला, हाँ डॉल्फिन, डॉल्फिन की तरह होता है एक्चुअली कुछ कुछ पेलिकन। तो भाई ये बोल रहा है कि इंडिया उसको कैसे रिमाइंड करता है, पेलिकन की तरह जो गल्फ ऑयल स्पिल में फंस गया है, ऐसा ऑथर को लगता है। पूरा पैसेज मेरा यहाँ खत्म हो गया। पैसेज में मोटा मोटा बार बार ऑथर क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर से ज्यादा पैसे ले रहे हैं ये लोग, जितने बनते नहीं है उससे ज्यादा ले रहे हैं। एक्चुअली में ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई इंडिया एक इंपोर्टर है जबकि इंडिया एक एक्सपोर्टर है, बट इंडिया के कंज्यूमर उतना ही पैसा देता है कि अगर इस पूरे के पूरे फ्यूल को आप बाहर से मंगाते और ना कि अपने घर में बनाया जाता। उसके बाद ऑथर ये भी बोल रहा है कि भाई जो सरकार है इसने पहले बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, इन्होंने ये भी बोला था कि बिजनेस फ्रेंडली स्टैंस रखेंगे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को लेके, बट पावर में आते ही अगेन इन्होंने भी बड़े बड़े टैक्सेस लगाने चालू कर दिए। ठीक है, समझ आ गया पूरा। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ रीड करो। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ ट्रू नहीं है? भाई ऑप्शन 1 रीड करते हैं, द स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स इज ऑल्सो एडेड टू द प्राइस ऑफ फ्यूल। हाँ ठीक है, ये तो भाई बोल रहा था कि मुंबई में सबसे ज्यादा है वैट एक्साइज ड्यूटी करके, तो सही है, ये वाला तो ठीक हो गया। ऑप्शन बी, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस आर स्टोकिंग एन इन्फ्लेशनरी फायर इम्पोजिंग एन अनबियरेबल बर्डन ऑन द पीपल। ऑब्वियस है भाई, बार बार ऑथर यही तो बोल रहा है, फ्यूल प्राइसेस की वजह से भाई कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज्यादा अनबियरेबल बर्डन आता जा रहा है। भाई 2 भी सही हो गया, मतलब ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी पढ़ो, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल टच अ न्यू हाई विद मुंबई पेइंग मैक्सिमम among 4 metros। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रिडक्शन इन फ्यूल प्राइसेस in आंध्र प्रदेश वाज अनाउंस्ड अ डे आफ्टर राजस्थान स्लैश्ड वैट ऑन फ्यूल बाय 4% एंड भाई इसकी कहाँ बात हुई है, 4% ऐसा कुछ करके बात हुआ है क्या? भाई ऑप्शन 4 ऑप्शन डी देखो, उसको कहीं पे भी बात नहीं हुआ है, मतलब सही क्या हो गया, ऑप्शन डी। भाई जिस ऑप्शन का कहीं भी बात नहीं हुआ वही हमें चूज करना था, वही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एक्सपेक्टेशन नॉर एन एंड रिजल्ट ऑफ फ्यूल प्राइसेस डीरेगुलेशंस इन 2010 एंड 2014। भाई इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ना तो एक्सपेक्टेशन है और ना ही एंड रिजल्ट है? भाई हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था डीरेगुलेशन से? भाई हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसे जैसे ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेंगे कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, बट इसी के साथ ही साथ जब ग्लोबल प्राइसेस गिरेंगे हमारा प्राइसेस हमारे ऊपर बर्डन भी कम होगा। फाइन, ये डीरेगुलेशन का हमारा एक्सपेक्टेशन था। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि भाई ग्लोबल प्राइसेस बढ़े तब हमारा बर्डन बढ़ा, और ग्लोबल प्राइसेस कम हुए तब भी हमारा बर्डन कम नहीं हुआ, तब भी हमारा बर्डन बढ़ा। ये एंड रिजल्ट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ना तो एक्सपेक्टेशन बताता है और ना ही एंड रिजल्ट बताता है? ऑप्शन 1 पढ़ो, it allowed oil companies to decide on the prices of fuel considering the change in international oil prices and currency exchange rate। भाई क्या ये मेरा एक्सपेक्टेशन है या ये मेरा एंड रिजल्ट है? ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखो, डीरेगुलेशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस मेंट कंज्यूमर्स वुड पे द एक्चुअल प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल विद नो कुशन अगेंस्ट ग्लोबल प्राइसेस स्पाइक। ये तो हमने अभी बात करा ना, भाई डीरेगुलेशन से क्या होने वाला था कि भाई डीरेगुलेशन से कस्टमर को जब प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उसके बाद जब कस्टमर गेन भी करेगा जब प्राइसेस गिरेंगे। इसका मतलब ऑप्शन 2 यहाँ सही हो गया। तो मतलब ऑप्शन 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये एक एक्सपेक्टेशन है, ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन 3 पढ़ो, for the consumer this reject मतलब ये arrangement didn't mellow prices as with the addition of excise duty, VAT and dealer commission consumer end up paying double the price। ये हमने बात करा था मुंबई वाले सेंटेंस में
कि भाई एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, वैक्स, डीलर एडिशनल कमीशन लगाते हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर को डबल तक पे करना पड़ता है। ये भी हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये एक्चुअली हमारा एंड रिजल्ट था। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट है। ऑप्शन 4 पढ़ो, डीरेगुलेशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस शुड आल्सो लीड टू कंज्यूमर बेनिफिटिंग। ये तो ऑब्वियस है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब प्राइसेस कम हो तो भाई हमारा बर्डन भी कम हो। ऑप्शन 4 भी एक्सपेक्टेशन है, तो ऑप्शन 4 भी आंसर नहीं हो सकता। अगेन बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 1 यही सही होगा बिकॉज ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, इट अलाउड ऑयल कंपनीज टू डिसाइड ऑन द ऑयल प्राइसेस ऑफ फ्यूल कंसीडरिंग द चेंज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस एंड करेंसी एक्सचेंज रेट। ये एक्चुअली में क्या है, ये डीरेगुलेशन का डेफिनेशन है कि भाई डीरेगुलेशन होता क्या है भाई, इसमें कि भाई ऑयल कंपनीज को पूरा का पूरा फ्रीडम दे दिया जाता है कि भाई वो चेंज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट के बिहाफ पे ऑयल प्राइसेस को सेट कर सके। राइट आंसर क्या है, ओनली 1, ऑप्शन ए। समझ आ गया भाई। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर कर लेना बिकॉज गाइस ये वाला सेट, ये वाले क्वेश्चंस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सेट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ रीड करो। Below given are two assumptions, number 1 and 2 based on a statement. An assumption is something supposed or taken for granted. You have to consider the statement and the following assumptions and then mark the correct answer. ये बोला एक स्टेटमेंट दिया है, ये रहा भाई स्टेटमेंट, इसके नीचे 2 assumption 1, 2। अब इन्होंने आगे assumption भी बताया है कि assumption क्या होगा। भाई assumption एक ऐसी चीज है जिसको आप या तो सपोज करोगे या टेकन फॉर ग्रांटेड, या तो मतलब आप सपोज करोगे एग्जैक्टली आपको सामने से कोई सेंटेंस वो चीज ना बोले उसको assumption बोलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेनी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गवर्न स्टेट्स विच हैव वेव्ड ऑफ फार्म लोन्स एज अ पॉपुलिस्ट पॉलिसी कैन बेयरली रिड्यूस वैट एज द वेवर हैज टू सप्लीमेंटेड बाय रेवेन्यूज फ्रॉम एल्सवेयर। जो हमने ऑब्वियस बात करी थी अभी कि भाई इन्होंने फार्म लोन्स को वेव ऑफ कर दिया है, मतलब फार्म लोन्स को माफ कर दिया है एज अ पॉपुलिस्ट पॉलिसी अपने वोट बैंक के लिए। इसकी वजह से जो वैट है, जो फ्यूल के ऊपर वैट लगा है, वो लोग ये खत्म नहीं कर सकते बिकॉज ये रेवेन्यू उनको कहीं और से तो भाई जनरेट करना ही पड़ेगा। ये सेंटेंस है। अब अजम्पशन क्या है, अजम्पशन 1 पढ़ो। व्हाइल लोन वेवर्स आर एन इजी वे टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट, दे आर नॉट विदाउट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। भाई क्या ये अजम्पशन है, मुझे बताओ। अजम्पशन इन्होंने क्या बोला है, ये बोला है कि भाई जो समथिंग आप सपोज करोगे या आपको अपने सामने से डायरेक्टली ना बोला गया हो, बट ये वाली जो चीज है तो डायरेक्टली ऊपर सेंटेंस में गिवन है ना कि भाई ये इजी वे है पॉलिटिकल सपोर्ट जीतने के लिए, और इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। भाई वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई अब ये लोग वैट को कम नहीं कर सकते बिकॉज अपने रेवेन्यू को कहीं और से इनको जनरेट करना पड़ेगा। मतलब अजम्पशन 1 तो आंसर नहीं हो सकता, अजम्पशन 1 रॉन्ग हो गया। ये बिकॉज हमें एक्चुअली में एक्सप्लिसिटली गिवन है क्वेश्चन में, अजम्पशन नहीं है ये। फाइन, अजम्पशन 2 पढ़ो। Several states have waived agriculture loans as a part of their populist outreach to win over farmers in distress. ये हो सकता है assumption, क्यों? Because farmers in distress इसकी बात नहीं करी है। पर हालांकि जितने भी किसान, देखो भाई छोटे छोटे किसान जितने भी हैं, सरकार क्यों उनके लोन माफ करती है? बिकॉज सरकार को पता है कि भाई 25,000 में उनको एक वोट मिल जाएगा, और एक वोट नहीं पूरे खानदान का वोट मिल जाएगा। या कभी कभी तो छोटे जो किसान उनके 10,000 के लोन होते हैं, तो उस 10,000 के लोन के ऊपर सरकार को उस पूरे खानदान उस और हो सकता है उस पूरे गांव का वोट मिल जाए, इसलिए छोटे किसानों की मदद करती है सरकार। ये एक एजेंडा होता है सरकार का जो फार्म लोन्स को माफ करते हैं। तो अजम्पशन 2 यहाँ पे एक अजम्पशन हो सकता है कि भाई जो फार्मर्स इन डिस्ट्रेस हैं उनको पॉपुलिस्ट आउटरीच से अपने विन, मतलब अपने इलेक्शन, अपने वोट बैंक को बड़ा करना। तो अजम्पशन 2 सही है, डायरेक्टली हमको सेंटेंस में गिवन नहीं है। ये हमें सोच के समझ आया कि हो सकता है सरकार ने ऐसा यहाँ करा हो। फाइन, क्वेश्चन 3 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाई इट इज अनलाइकली दैट द गवर्नमेंट विल सैक्रिफाइस इजी रेवेन्यूज। भाई सरकार इजी रेवेन्यूज क्यों नहीं छोड़ेगी? भाई इसमें ऑथर क्या बोलता है, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 सही हो गया। भाई 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, रेवेन्यूज चाहिए, तो ये वाला रेवेन्यू सरकार छोड़ने से रही। ऑप्शन 2 पढ़ो। द टैक्स रेवेन्यूज हैव नॉट बीन सेटल्ड फुली एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसा वो बोल रहे थे कि जीएसटी, अभी तक जीएसटी के परव्यू में ये लोग फ्यूल को नहीं लाए हैं, तो ये भी एक रीजन है। ऑप्शन 2 सही हो गया। ऑप्शन 3 पढ़ो। बर्जियोनिंग ऑयल इंपोर्ट बिल्स कुड पुट फर्दर डाउनग्रेड प्रेशर ऑन द रुपी। हाँ, ये भी बोला था कि भाई जो रुपी डाउनग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, रुपी की वैल्यू एक्चुअली डेप्रिशिएट हो रही है, जो रुपी की वैल्यू, उसकी वजह से जो हमारा ऑयल का बिल डॉलर में है, हमें और ज्यादा पे करना पड़ रहा है, बर्जियोनिंग और बड़ा होता जा रहा है। ये भी सही है। ऑप्शन 4 पढ़ो। स्लैशिंग डाउन ड्यूटीज और टैक्सेस विल मीन फिस्कल एडजस्टमेंट बाय फॉरगोइंग सम ऑफ इट्स पेट वेलफेयर। ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव सारे सही है।
बिकॉज ये सारे के सारे ऑप्शन ही हमें एक ही पैराग्राफ में गिवन थे जो हमने अभी पढ़ा था। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिसाइफर्ड फ्रॉम द फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ से किसको डिसाइफर नहीं करा जा सकता? ऑप्शन पढ़ो। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल डीजल मोर है, बिल्कुल सही है, ये डिसाइफर करा जा सकता है। भाई इंपोर्ट नहीं करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंडिया। इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर। अगला पढ़ो ऑप्शन बी। द प्राइस यू पे फॉर फ्यूल इज बेस्ड लार्जली ऑन इंपोर्ट पैरिटी प्राइस और द प्राइस यू वुड पे इफ इंडिया वर एक्चुअली, बिल्कुल सही है भाई, ऐसा हम प्राइस पे करते हैं जब इंडिया एक्चुअली में इंपोर्ट कर रहा होता तो। ये भी ऑथर ने बार बार बोला है, सही है। सी पढ़ो। ऑयल रिफाइनर्स हु मेक दीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर पेड व्हाट इज कॉल्ड रिफाइनरी गेट प्राइस, आरजीपी। आरजीपी पढ़ा था, सही है भाई। ऑप्शन डी पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस टू बी पेड टू रिफाइनर्स मींस दैट व्हेनेवर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस राइज दे गेट अ विंडफॉल। मतलब जब भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं उनका नुकसान होता है, उनको लॉस होता है। भाई ऐसा हो रहा था क्या कहीं पे भी? उल्टा ये बोल रहा है ऑथर कि इनको फायदा होता है बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो अपना दाम बढ़ा देते हैं, जबकि ये लोग तो इंडिया में अपने घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको नुकसान नहीं होता है, इनको डबल बेनिफिट होता है। क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। इट कांट बी डिसाइफर्ड फ्रॉम फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मेरे साथ रीड करो। एज फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यू टू स्पाइक व्हाट डज द गवर्नमेंट सीक टू डू। भाई जब ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। भाई इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, पूरा पैसे साथ में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए है होमवर्क क्वेश्चन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलियम इंडस्ट्री व्हाई प्रॉफिट टैक्सेशन विल बी प्रोहिबिटिव। क्यों प्रॉफिट टैक्सेशन प्रोहिबिटिव होना चाहिए? आखिरी पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क क्वेश्चन है, आखिरी पैराग्राफ पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है, पैराग्राफ समझ आया है और पहले 5 क्वेश्चन का आंसर भी समझ आया है तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। फाइन। हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कंक्लूड्स द पैसेज। किस स्टेटमेंट से हम बेस्ट कंक्लूड कर सकते हैं इस पैसेज को? ऑप्शन ए। द बलूनिंग ऑफ क्रूड प्राइसेस हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट बिल। क्रूड प्राइसेस की कहां बात करी है इन्होंने? तो बस ये बोला है कि भाई क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल नहीं करते हैं। एक ही बार बात हुई, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ो। फ्यूल प्राइसेस हैव बिकम अ की पॉलिटिकल इशू। बिल्कुल इस टॉपिक पे ऑथर ने बात करी है कि भाई फ्यूल प्राइसेस को इन्होंने पॉलिटिकल इशू बना लिया है अपार्ट फ्रॉम अ इकोनॉमिकल इशू। बट क्या ये एक कंक्लूजन है हमारा? भाई पूरे पैराग्राफ में हम इसकी बात कर रहे हैं। भाई पूरे पैराग्राफ में हमने बात क्या करी है? भाई पूरे पैराग्राफ में ऑथर यही बार बार बोल रहा है कि कंज्यूमर जरूरत से ज्यादा पे कर रहा है, कंपनीज को जरूरत से ज्यादा फायदा हो रहा है और सरकार जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा रही है। ये ऑथर बार बार बोल रहा है। तो ऑप्शन 2 एक इस पैसेज का पॉइंट है पर कंक्लूजन नहीं है। ऑप्शन सी पढ़ो। मोर देन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इट इज डिसओरिएंशनरी पॉलिसीज दैट मेक कंज्यूमर पे थ्रू द नोज। मिल गया हमें राइट आंसर ऑप्शन सी कि भाई ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से ज्यादा जो सरकार की डिसओरिएंशनरी पॉलिसीज है इसकी वजह से कंज्यूमर को जरूरत से ज्यादा उनके नाक में से धुआं निकलता है, इतना पे करना पड़ता है। यही बार बार ऑथर ने बोला। भाई ऑथर ने पहले ये बोला कि सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है और आखिरी पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला कि पहले ये वादा करा था कि भाई एक बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लेके आएंगे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को लेके, और आखिरी में पावर में आते ही उनके ऊपर एक और नया टैक्स लगा दिया। फाइन। मतलब ऑथर ये बोल रहा है कि सरकार की पॉलिसीज कंज्यूमर बेनिफिट या कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं है, इसकी वजह से कंज्यूमर को और ज्यादा पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। फाइन गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को अभी तक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, पूरा पैसेज समझ आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं पर्सनल नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, जो आपको चैनल की मेन पेज पे जो ऊपर बैनर लगा है उसके ऊपर व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। जहां आपको कनेक्ट करना है हमसे, आप वहां कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन गाइज, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, तबियत उतना सही नहीं है। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।